हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था कि मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनको आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो क्रिस्टल लैटिस आपको बताया था कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर अरे में अरेंज हैं और उसको जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो बार बार रिपीटिंग यूनिट होती है वो आपकी यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि यही पर्टिकुलर यूनिट सेल होती है या यूनिट होती है जो कि आपकी बार बार रिपीट होकर उस क्रिस्टल को फॉर्म करती है। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल आप उस क्रिस्टल को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कई तरीके की फॉर्म्स होती हैं क्रिस्टल्स की, वो आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो यूनिट है वो किस तरीके की बनी हुई है। सबसे पहले नॉर्मली जो क्रिस्टल होता है, अगर आपका 3D स्ट्रक्चर है क्रिस्टल जो है, तो यहाँ अगर आप क्यूब फॉर्म में, तो ये जो अरेंजमेंट है क्यूबिकल वो आपका बार बार रिपीट होता है, तो उससे आपका एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। हर कॉर्नर पर आपका वो मॉलिक्यूल या आयंस जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं। तो ये तो कहलाता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस टाइप की अगर यूनिट सेल है तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। इसके बाद दूसरा, अगर इस तरीके का सिंपल अरेंजमेंट के अलावा और कोई अरेंजमेंट भी है तो वो आपका उसके नॉन प्रिमिटिव या मल्टीपल यूनिट सेल कहलाएगी। इसको आप 3 कैटेगरी में लिख रहे हैं, FCC, BCC और EFU, यानी मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में साइड सेंटर एंड फेस यूनिट सेल लिखा है। यहाँ पर FCC जो कि आपका, अगर ये जो क्रिस्टल है, ये जो आपकी यूनिट सेल है जो कि क्यूबिकल है, जो उसके अलावा आपकी जितनी क्यूब होता है उसमें आपकी 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेस के सेंटर पर भी एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वो क्योंकि वो हर फेस पर होता है और वो बाकी दोनों फेसेस से शेयर करता है, तो यहाँ पर दोनों साइड से शेयर करता है, तो वो कहलाएगा आपका FCC यूनिट फेस सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया है रेड डॉट के साथ कि आपके जो क्यूबिकल पॉइंट्स हैं उसके अलावा आपकी 6 फेजेस, उन सब पर भी बीच में एक सेंटर पर एक पॉइंट मार्क किया है जो कि आपको बता रहा है कि मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। BCC में बॉडी सेंटर में एक मॉलिक्यूल जो है वो सारे कॉर्नर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे बॉडी, पूरी बॉडी यानी कि पूरा जो एक यूनिट सेल है उसके बीच में आपका, यानी 3D स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे आप क्यूब में एक पर्टिकुलर बॉल बीच में डाल दें हम, तो वो कहलाती है यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो बॉडी सेंटर आपकी यूनिट सेल कहलाए। ये रिपीटिंग यूनिट, ये रिपीट यूनिट हो सकती है, ये रिपीटिंग यूनिट हो सकती है, या सिंपल ये। इसके अलावा फेस सेंटर कि दो आपकी पैरेलल जो फेसेस हैं, यानी आमने सामने की जो फेसेस हैं, उनके सेंटर में एक पॉइंट ऐसा होगा या एक लैटिस ऐसा होगा जिस पर कोई मॉलिक्यूल आपका अरेंज रहता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ सिंगल मैंने शो किया है क्योंकि 2 पैरेलल फेसेस आमने सामने की, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो उनके बीच में आपका एक जो है वो लैटिस पॉइंट होता है, तो साइड सेंटर या एंड फेस यूनिट कहलाती है। अब इन सब में जो यूनिट सेल है उसमें पर्टिकुलर कितने एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस यूनिट पूरे सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। किसी भी सेल, यूनिट सेल की जो कैलकुलेशन है एटम किस तरीके से, तो कॉर्नर पर जो एटम होते हैं उसको आपकी फॉर्मूला है आपका Nc/8, यानी कॉर्नर पर जो आपके एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपके क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे और वो 8 कॉर्नर यानी 8 अदर जो सेल्स हैं उनसे आपके कनेक्टेड हों। यहाँ F2 से डिवाइड करेंगे और बॉडी सेंटर जिसे आप बीच में था उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर उसे 1 से डिवाइड करें। अब सिंपल यूनिट सेल में आपका ये दोनों फैक्टर्स नहीं थे, तो सिंपल आप Nc/8 करके 1 आपका यूनिट सेल में, यानी एक यूनिट सेल में आपका टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपके 1 होगा। उसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके 4 एटम्स और बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आपके 2 एटम होंगे, जो कि आपके इस फॉर्मूले से कैलकुलेट है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल की डेंसिटी, जैसे आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी को आप लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम लिखा गया है। इसके बाद Z
जो कि आपका मास आपकी यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे तो एटॉमिक नंबर Z अपॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर उसमें कितने एटम्स हैं उसे एवोगैड्रो नंबर से आपने डिवाइड किया है। एक का मॉलिक्यूल इतना है तो इतने मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा टोटल, और उसमें कितने एवोगैड्रो, 1 मोल का कंसेप्ट है यहाँ, ये जो वेट है वो 1 मोल है। तो यहाँ आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके पर यूनिट सेल या पर एटम आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को एक क्यूब से रिप्रेजेंट किया है, ऑब्वियसली क्यूब है तो एक क्यूब होगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी Zm अपॉन Na, ए क्यूब। Na आपका एवोगैड्रो नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है, मास ऑफ एटम, और ये ए क्यूब आपका वॉल्यूम नॉर्मली होता है, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू द सेल यूनिट सेल चेंज होता रहता है। यहाँ पर जो आपकी ABC मैंने आपको बताया 3 साइडेड, अगर आप क्यूब को इस क्यूबॉइड को देखें तो यहाँ पे 2 क्यूब आप मान सकते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या है, A मान लीजिए ये आपकी A, ये B और हाइट जो है वो C है। तो इन तीनों साइड्स के बेस पर ये दोनों बराबर हैं। अगर तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल बराबर होंगे तो आपका ये क्यूबॉइड क्यूब में बदल जाएगा। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा से एंगल को शो किया गया है और ABC से आपकी साइड को शो किया है। अकॉर्डिंग टू दिस आपकी जो शेप है वो यूनिट सेल की चेंज हो सकती है। टेट्राहेड्रल एंगल आपका अल्फा बीटा गामा जैसे जैसे चेंज होगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइग्लाइनिक और कई तरीके की शेप उस यूनिट क्रिस्टल की हो सकती है। तो ये आपका यूनिट क्रिस्टल, इसके बाद आपकी क्लोज पैकिंग और आपका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है किस तरीके से शेप चेंज होगी ये आपको बता रहे हैं। Here you can see the closed packing of crystals। यानी आप क्लोज पैकिंग का मतलब है कि जो कॉम्पैक्टली अरेंज, आपके मम्मी को बताया कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, तो किस तरीके से वो अरेंज रहते हैं और किस तरीके के जो रेगुलर यूनिट में आपका फॉर्म करते हैं क्रिस्टल। तो यहाँ पे अगर 1 डायमेंशन देखें तो मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से सेम, तो मिनिमम स्पेस और एक एटम जो है वो आपका 2 आपके जो साइड एटम्स हैं मतलब अपने से टच होने वाले उनको आपका जो है वो कवर करता है। दैट मीन्स एक एटम अपने आगे वाले और पीछे वाले 2 एटम से टच करता है, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में रहता है। ये है आपका 1 डायमेंशनल। अब अगर हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपका क्या, तो सिंपल क्यूब और आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका नॉर्मली जो स्क्वायर वगैरह वो बनता है। तो यहाँ पर ये केवल आपका 1 और 2 ये एटम जो है इसके टच में है और इसके टच में है। तो 1 डायमेंशनल ये सिंपल इस तरीके से मिनिमम स्पेस छोड़ते हुए आपस में अरेंज 1 डायमेंशनली इस तरीके से रहते हैं। अगर हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर 2 डायमेंशन में अरेंज होंगे तो वो 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पहला ये कि आपकी पहली लेयर है, उसके बाद उसी के नीचे दूसरी लेयर, एक के नीचे एक ऑक्यूपाई करते जाएं, और एक के नीचे अगर ये इस तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं तो एक एटम जो है वो आपके 4 इन एटम्स के टच में रहता है या उसको कवर करता है, सराउंडिंग एटम्स से जो है वो आपका टच करता है। तो यहाँ पर ये जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म शेप करता है। ये स्क्वायर फॉर्म जो है वो शेप को ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो वो स्क्वायर टाइप की क्रिस्टल को बनाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 2 डायमेंशनल में अगर मिनिमम स्पेस, यहाँ पे स्पेस आप देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा है और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपकी ए लेयर है, ये बी और ये फिर ए, उसके बाद नीचे बी। तो ए बी टाइप में अगर अरेंज होते हैं तो आपका ये जो एक मॉलिक्यूल है वो आपके 6 मॉलिक्यूल को यानी हेक्सागन फॉर्म करते हुए आपके 6 जो एनवायरनमेंट से सराउंडेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको टच करता है। तो ये हेक्सागन बनाता है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्क्वायर और हेक्सागन शेप बनते हैं। इसी तरीके से अगर ये 3 डायमेंशनल यानी एक के ऊपर ये XYZ तीनों डायरेक्शन में आपके ये बढ़ता है क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बनती है। और मैंने आपको बताया था साइड ABC और एंगल अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग आपकी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, ट्राइगोनल बहुत सारी शेप्स क्रिस्टल की बनती है। ये क्लोज पैकिंग में आपका जो वॉइड्स है या स्पेस है मिनिमम होता जाता है, मिनिमम होता है। तो
तो आपने ये पढ़ा कि सॉलिड क्या होते हैं, उनके किस तरीके की क्रिस्टल्स होते हैं, FCC BCC, और उनकी यूनिट सेल में डेंसिटी में कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद अब इसमें अगर ये तो क्रिस्टल जो परफेक्टली अरेंज होते हैं वो, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मेरा इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल, कि अगर इसमें कोई भी डेविएशन आ जाता है तो इम्परफेक्शन किस तरीके से क्रिस्टल में आता है।